में खुल चली गई, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स उठा लिए, तो ये सब पैनिक उनका दिख रहा था। और ये बहुत अच्छा हुआ कि बंगाल, मैं कहूँगा कि बंगाल आज़ादी के बाद आज बंगाल की आज़ादी हुई है। बंगाल सर टुडे हैज़ अटेन्ड सर आप क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस। कि ये जो वोट डले हैं सर, ये जो है इस बार जो है जनता ने किन मुद्दों के आधार पर ये वोट डाले हैं? बेरोजगारी के आधार पर, या के स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर, या विकास के आधार पर, किस चीज के आधार पर ये वोट डले हैं? ममता जी कहाँ पर असफल रही कि उनको 15 साल मिले लेकिन उन्होंने क्या बंगाल का विकास नहीं किया? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे सबसे बड़ा कारण जो इस इलेक्शन का रहा है वो है महिला सुरक्षा, और दूसरा घुसपैठिए। जितने ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सबको आपने बंगाल में ला करके डेमोग्राफी चेंज करके, ये यही कारण था ताकि ममता दीदी ने एसआईआर का इतना विरोध किया। आज जो हिंदुस्तानी हैं, जो हिंदुस्तानी नागरिक हैं, उनका वोट पड़ा है और उनका नतीजा आपके सामने है। ये बहुत ज़रूरी था। तो महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी, घुसपैठिया, ये तीन सबसे बड़े मुद्दे रहे मेरे हिसाब से। और उसके अलावा फिर ममता दीदी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ गुंडागर्दी की राजनीति बंगाल में करी। आप बताइए, 7 बजे के बाद महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती है। और ऐसा गुंडा राज हमने देखा था बिहार के टाइम में, जब लालू का राज होता था, और अखिलेश जी का जब राज था उत्तर प्रदेश में, तब होता था। ये बिल्कुल चरम सीमा पहुंच गई थी गुंडागर्दी की। तो इसीलिए लोगों को लगा कि हमको एक अच्छा नेतृत्व चाहिए है, और मोदी जी से बढ़िया नेतृत्व उनको कोई नहीं दे सकता इस समय। सर जैसे कि अभी आपने कहा कि घुसपैठियों की बात करें, तो घुसपैठिए तो सर केंद्र सरकार के पास सारे सीआरपीएफ है, आर्मी है, सब कुछ है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है बॉर्डर के ऊपर। तो सर घुसपैठिए कहाँ से आ रहे हैं, किसके कारण आ रहे हैं? देखिए, कितना भी फुल प्रूफ अगर बीएसएफ रहे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट हैंड इन ग्लव होगी, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनके कागजात बना देगी, यहाँ पर आपके जो बॉर्डर एरियाज में जो मदरसे हैं वहाँ पर उनको संरक्षण हम्म, मिलेगा, ये सब अगर होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अगर हैंड इन ग्लव होगी, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट कितना भी कर ले, बीएसएफ कितनी भी चौकस हो जाए, कुछ ना कुछ घुसपैठिए जो आते हैं, अगर स्टेट का सपोर्ट नहीं रहेगा, तो ये मैं नहीं मान सकता कि डेमोग्राफी चेंज हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि ममता दीदी, और ये घुसपैठियों की वजह से जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये उनके अधिकार ले रहे थे, तो उनमें भी एक रोष रहा है। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये घुसपैठिए रोकें। और ये है कि भी बंगाल चले जाओ और वहाँ पर कुछ साल में आपके आधार कार्ड वगैरह बन जाएगा और आप सिटीज़न बन जाओगे, ये हम्म, चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। हम सर जैसे ऑलरेडी कि अभी एक आपने कहा कि हम्म, हाँ अभी जी। जैसे सर अभी हम महिला सुरक्षा पे बात कर रहे थे, तो महिला सुरक्षा का तो हम पूरे देश के बीच में देखें, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी हम मणिपुर की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या कहीं की भी बात करें, जहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहां पर भी अगर हम कहें तो महिला सम्मान के नाम पे तो सिर्फ एक जो है बात ही की जाती है, महिला सुरक्षा दी कहाँ जाती है? मणिपुर में देखा आपने कि क्या हाल रहा, कैसे नंगन करके महिलाओं को घुमाया गया, लेकिन किसी भी जो राज्य स्तर के नेता है या केंद्र स्तर के नेता, किसी ने भी उसके विरोध में आवाज नहीं उठाई। नहीं, देखिए, क्राइम फूल प्रूफ कहीं नहीं होता है। आप बाहर भी चले जाइए, वेस्टर्न कंट्रीज में देख लीजिए, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। लेकिन जो हम्म, क्राइम की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पर आप देखिए यूपी में हम्म, आज की डेट में सब जगह आप भी मानते हैं, जाते हैं, योगी के राज के बाद कैसे वहाँ पर चीज़ें सुधरी हैं, बिल्कुल ज़ीरो तो कहीं नहीं हो सकता। वैसे ही बंगाल में भी अभी मैंने जैसे बोला ना, बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया था। उसको कंट्रोल हम्म, कंट्रोल करना, मॉडरेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये हम्म, जो स्टेट सपोर्टेड जो गुंडागर्दी है, आप अगर घुसपैठियों को सपोर्ट करेंगे, आप अगर मदरसों को सपोर्ट करेंगे, जो घुसपैठिए जिनको संरक्षण देते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर फिर क्राइम को आप सपोर्ट कर रहे हो। आपका हाथ क्रिमिनल्स के ऊपर है, जब ये हाथ हटना चाहिए। उस पर नॉर्मल जो क्राइम है वो तो हर स्टेट में चलता है, वो पुलिस अपना काम करती है, कानून अपना काम करता है। बट अगर स्टेट सपोर्टेड, अगर एक पक्ष को जो क्राइम करता है, एक पक्ष को अगर आप ऊपर हाथ रख देंगे और वो आपके ही गुंडे बन जाएंगे, तो फिर आप उनके खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? इसीलिए एक स्ट्रांग नेतृत्व चाहिए है, जो यूपी में हुआ, जो बिहार में हुआ, आपका असम में आपने देखा। देखिए, जीरो क्राइम कभी नहीं हो सकता, वो तो आइडियल सोसाइटी हम पेपर अपने किताबों में पढ़ते हैं, वो कभी नहीं हो सकती। राम राज्य जीरो क्राइम वाला तो कभी होगा नहीं। लेकिन स्टेट को निष्पक्ष रहना चाहिए और स्टेट को सख्ती के साथ आपका क्राइम से डील करना चाहिए, और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए। तो मेरा उम्मीद है कि जो ये चेंज आएगा, तो ये चीज़ इनको भी पता है कि इनको वोट क्यों मिला है। आई थिंक वो लोग अपने इस पर खरे उतरेंगे। सर जैसे कि भी आपने बताया कि चेंज आएगा, चेंज आएगा तो
बहुत अच्छी बात है, चेंज आना भी चाहिए। प्रकृति का नियम है, जब जो पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए आते हैं। जैसे कि सर बंगाल के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी एक जीत दर्ज की है, तो इसका आप श्रेय किसको देते हैं, कार्यकर्ताओं को या जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिन्होंने कि वहाँ पे अपना काफी समय लगाया और मोदी जी ने काफी वहाँ पर जाकर रैली भी की और जो झालमुरी खाई शायद वो फैक्टर ज्यादा काम कर गया। देखिए, सबसे बड़ा श्रेय मैं कार्यकर्ता को दूंगा और बंगाल का कार्यकर्ता देखिए 2021 के जब चुनाव हुए थे, आपको भी पता होगा, चुनाव के बाद बीजेपी सपोर्टर्स को ढूंढ ढूंढ के उनको मारा गया था, जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया था वैसे ही किया गया था। उसके बावजूद कार्यकर्ता सामने आया और कार्यकर्ता ने मेहनत करी। सबसे बड़ा श्रेय कार्यकर्ता को है। उसके बाद नेतृत्व को भी है, जो शीर्ष नेतृत्व ने एक कॉन्फिडेंस दिलाया कार्यकर्ता को कि अगर आप इस बार हमें वोट करेंगे तो हम सत्ता में आएंगे। क्योंकि देखिए, मनोबल बहुत बड़ी चीज़ होती है और एक कार्यकर्ता का जब मनोबल खत्म हो जाता है तो शीर्ष नेतृत्व कुछ भी कर ले, आप जीत नहीं सकते। तो ये जो इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस जो इसमें नेतृत्व का काम आता है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने भी काफ़ी काम किया, लेकिन सबसे बड़ा रोल इसमें कार्यकर्ताओं का रहा है, जो इस डर के भय के माहौल के बावजूद घरों से बाहर निकले। और उनके साथ दोबारा भी ये हो सकता था, तो अगर टीएमसी जीत जाती तो वो दोबारा टारगेट पर होते, बट इन्होंने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी और बाहर आए ताकि टीएमसी को बाहर किया जाए और नया पार्टी को सत्ता दी जाए, परिवर्तन किया जाए। तो सबसे बड़ा श्रेय मेरे हिसाब से कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए। सर जैसे कि भवानीपुर जहाँ से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कार्यकर्ता जो है खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, तो आपको लगता है कि वहाँ पर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जो उनको बढ़त मिली है, इस बढ़त को बनाए रखेंगे ममता बनर्जी के अगेंस्ट? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जीत रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली शायद सीएम भी वही बनेंगे। पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं और ग्रास रूट्स लेवल से उठे हुए नेता हैं। तो आई थिंक बंगाल की जनता उनकी तरफ देख रही है और मुझे नहीं लगता कि वो अब हारेंगे। अब उनकी जीत निश्चित है। जैसे कि आपने अभी बताया कि वहाँ से वो शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे और वो सीएम भी बनेंगे, वहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, क्योंकि वो काफी समय से भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो है, अगर कहें कि बंगाल के बीच में अगर किसी ने जीवंत किया है भारतीय जनता पार्टी के, तो उसके बीच में बहुत बड़ा जो हाथ है वो शुभेंदु अधिकारी जी का है। लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा जो है जोश से लबालब रहते हैं, उनका मनोबल बहुत ऊंचा रहता है। तो जो इनका इतना मनोबल ऊंचा रहता है कार्यकर्ताओं का, चाहे कोई भी चुनाव हो, हम हरियाणा का कह लें, उत्तर प्रदेश का कह लें, हम महाराष्ट्र का कह लें, मध्य प्रदेश का कह लें, वहाँ पर दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। सर इसके पीछे क्या राज है? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा राज है देशभक्ति। जो बीजेपी का सपोर्टर है वो अंदर ही अंदर एक देशभक्त है, इस धरती को अपनी माँ मानता है। जो इस धरती को अपनी माँ मानता है वो कुछ भी गलत हो जाए, आप आज अपनी माँ से नाराज हो सकते हैं लेकिन उसके खिलाफ कभी नहीं होंगे। जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो प्योर देशभक्त कार्यकर्ता है और जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है उसको आप दबा सकते हो लेकिन वो देशभक्ति की आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए जो जज्बा है, जो आरएसएस है, जो एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनके ये कोई परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर कोई परिवार के कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर देशभक्ति सबकी भावना एक है। जैसे मैं हमेशा मानता हूँ, सिर्फ दो तरह के कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं हिंदुस्तान में, एक लेफ्ट है एक राइट है, दोनों कार्डर बेस्ड हैं। तो आप सोच खत्म नहीं कर सकते। जैसे आप लेफ्ट की सोच नहीं खत्म कर सकते, वैसे देशभक्ति मेरे हिसाब से देशभक्त इस देश में मेजॉरिटी लोग देखते हैं और ये देशभक्ति की भावना जब आपके अंदर आ जाती है तो आपको कोई और मोटिवेशन नहीं चाहिए होता, उनको बस नेतृत्व चाहिए होता है। अगर बीजेपी का वीक नेतृत्व होता है तो वो उनका मनोबल कम हो जाता है, वो किसी और को वोट कर देते हैं। लेकिन जहां पर अब उनको दिखा कि मोदी जी खड़े हैं, योगी जी खड़े हैं, कोई अच्छा नेता खड़ा है, उनका वोट बेकार नहीं जाएगा, वहां पर उनकी देशभक्ति की भावना और ज़्यादा निकल के आती है, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये देशभक्ति की जो भावना है बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कि ये सब हमारी माटी से जुड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए। आप चाहे आरएसएस को हटा दें लेकिन देशभक्ति की भावना को नहीं हटा सकते। सो देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट ये जो आपका नेशनलिज्म है, हर बीजेपी कार्यकर्ता अंदर ही अंदर एक देशभक्त है, ये बहुत बड़ा कारण है। सर जैसे कि अभी आप बंगाल के बीच में 189 सीट के ऊपर आगे चल रहे हैं, टीएमसी सिर्फ 99 सीट पर आ गई है, जो कि पहले टीएमसी अगर एक बार कहें तो 129 सीटों तक चली गई थी।
तो सर आपको नहीं लगता कि जैसे कि हरियाणा के बीच में चुनाव आए थे, शुरुआती क्षणों के बीच में कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत से जीतती नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली और ईवीएम के रुझान आने लगे तो कांग्रेस धीरे धीरे पीछे चली गई। और आज वही स्थिति बंगाल के बीच में दिख रही है। पहले लग रहा था कि टीएमसी आगे जाएगी, भारतीय जनता पार्टी पीछे रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही अपना यहाँ पे परिणाम दिखाए जैसे कि हरियाणा में दिखाए थे, और धीरे धीरे वो अपनी बढ़त बनाती चली गई और इस समय एक बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है, जहां से कि नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी कोई कम पीछे बैक करेगी या कोई टीएमसी कोई ऐसा कोई कारनामा करेगी जिससे कि टीएमसी अब अपनी सरकार वहां बना सके। तो सर इसके पीछे क्या कहेंगे? अब मैं भी फॉलो करता हूँ, सब फॉलो करते हैं। जो शुरुआती रुझान होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। एक बार अगर 12:30 1 बजे तक जो ट्रेंड दिखता है वो शायद ही, वो बहुत मुश्किल ही होता है कि वो उल्टा हो। जैसे हमने देखा था 2015 के बिहार चुनाव में, शुरू में बीजेपी की जीत दिखा दी गई थी बट फाइनली महागठबंधन जीत गया था, लेकिन वो सब 11 बजे तक क्लियर हो गया था, 11-12 बजे। अभी 12:30 बज रहा है, 1 बजने वाला है। अब जो ट्रेंड्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। आप अगर लास्ट लोकसभा चुनाव देखिए, उसमें एक स्टेज पे कांग्रेस और बीजेपी बराबर आ गए थे, बट वो सब ट्रेंड्स 11, 11:30, 12 बजे तक खत्म हो जाते हैं। अभी 12:30 1 बज रहा है। अब जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ये यही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। तो मेरे हिसाब से बीजेपी की जीत अब निश्चित है। टीएमसी 148 क्रॉस कर जाएगी, ये नामुमकिन है। अब ये बहुत इतना बड़ा उलटफेर नहीं होता है। तो सर आपको आप बतलाइए, बधाई दे दी जाए कि आप इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वो 3 राज्यों के बीच में 5 में से सरकार बनाने जा रही है। पौंडीचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर रही है। असम के बीच में भी दोबारा से हेमंत विश्व शर्मा, जिनके ऊपर की बड़े गंभीर आरोप लगाए गए थे कि उनकी जो पत्नी है उनके जो है दोहरी नागरिकता है, और भी उनके ऊपर बहुत सारे घोटाले के इल्जाम लगाए गए थे। और एक बार ऐसा लग रहा था कि जो असम की जनता है इस बार जो है हेमंत विश्व शर्मा को और भारतीय जनता पार्टी को नकारेगी, लेकिन जो परिणाम है बिल्कुल उसके विपरीत आए। तो सर इसके लिए क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा रहा देखिए, असम के बीच में जिसकी वजह से जो है भारतीय जनता इसमें पार्टी सबसे वहां पर बड़ा दोबारा देखिए, सरकार? जैसा जैसा मैंने कहा, जो लोगों को अफेक्ट करते हैं मुद्दे, असम सरकार ने उस पर काम किया। और ठीक है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो आरोप ही हैं। आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब की वाइफ के 3 पासपोर्ट हैं, तो आप प्रूव करिए ना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कोर्ट जाएंगे? आप कोर्ट नहीं गए और उसको आपने प्रूव किया नहीं, आपने हवा में। तो आपके पास अगर अच्छे मुद्दे भी हों, लेकिन आप अगर गलत मुद्दे लेकर के जनता के सामने जाते हैं और आप बेनकाब हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर आएगा ही। कांग्रेस अगर चाहती तो एक्चुअल मुद्दे, अगर उनको लगता था जो जो वहाँ की जनता को अफेक्ट करते हैं, वो उठाती। ये पासपोर्ट का मुद्दा, ये सब उठा के पर्सनल अटैक्स करना हेमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर, वो चीज़ काम नहीं करते। और हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत स्ट्रांग नेता हैं, जैसे नरेंद्र मोदी गुजरात में काफ़ी स्ट्रांग नेता थे। आप पर्सनल अटैक करेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, आपको ग्रास रूट्स में जाना पड़ेगा, जो मेरे ख्याल में कांग्रेस अब ख़त्म हो चुकी है। वो ग्रास रूट्स में उसका कोई सपोर्ट नहीं रह गया है। वो कांग्रेस को सपोर्ट आज जो जनता कर रही है वो लास्ट रिजॉर्ट करती है। जहाँ भी उनके पास विकल्प है वो कांग्रेस को जनता नहीं चुन रही है। तो यही कारण रहा कि कांग्रेस की हार हुई है और हेमंता बिस्वा शर्मा वापस आ रहे हैं। कांग्रेस की बहुत बड़ी आप चुनावी रणनीति जो फेल हुई है, आप देखिए राहुल गांधी खुद कैंपेन नहीं कर रहे, वो तो अंडमान निकोबार घूम रहे हैं। तो यही दिखाता है, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा तो लोग आपको वोट ही नहीं करेंगे। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो कांग्रेस है उसके बीच में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से जो है कार्यकर्ता है उनके बीच में भी उतना जोश नहीं है। जब एक बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो एक बार लगा था कि कांग्रेस दोबारा से जो है अपना धरातल जो है वो तराश रही है, दोबारा से वो अपने जो कार्यकर्ता है उनके बीच में जोश भरने में कामयाब हो रही है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों के बीच में जो एक बड़ी जीत हो रही है, इसका असर जो अभी आने वाले जो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव है और दिल्ली के बीच में 2027 में दोनों जगह पर चुनाव है, दिल्ली में जो है नगर निगम के चुनाव है जो काफी बड़े चुनाव होते हैं, तो सर इसका क्या असर रहने वाला है इन दोनों जगह? देखिए, कॉन्फिडेंस की बात होती है। अगर बंगाल में जितनी बड़ी जीत मिलने के बाद और असम में जीत मिलने के बाद, निश्चित ही अब अगले साल यूपी का चुनाव है और योगी जी बहुत बड़े नेता बन के सामने आ चुके हैं, 2 बार परफॉर्म कर चुके हैं, वहाँ पर क्राइम कंट्रोल किया है। तो कॉन्फिडेंस जो, जैसे मैंने बोला, बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है, इनके सारे कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। वो जोश फिर आप 10 वोट को कन्वर्ट करते हो
वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस, अगर आज बीजेपी हार जाती, असम भी हार जाती, बंगाल भी हार जाती, तो निश्चित तौर पे अगले साल के चुनाव में ऑपोजिशन को बड़ा मुद्दा मिल जाता है। लेकिन आज जो ऐतिहासिक जीत हुई है, जैसा मैंने कहा, आज बंगाल की आज़ादी हुई है, बंगाल का इंडिपेंडेंस डे आज हुआ है। सारी लेफ्ट पॉलिटिक्स और ये ममता दीदी की जितनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये सब खत्म हुई है। तो ये बहुत बड़ी जीत है और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट अगले साल आने वाले चुनाव, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में पड़ने वाला है। जैसे सर केरल के बीच में जो यूडीएफ बड़ा अच्छा कर रही है, 92 सीटों पर आ गया कांग्रेस समर्थित जो यूडीएफ दल है, और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने के लिए जा रही है। और वहाँ पे हम देखें कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनको केवल वहाँ पे 15 सीटें मिली हैं। तो सर इसका जो ये जो परिणाम है, ये जो आ रहे हैं जो केरल के बीच में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा हमेशा निराशा देखने को मिलती है। सर इसका क्या कारण है? जो तमिलनाडु केरला है, वहां पर बीजेपी हमेशा वीक रही है। जैसा मैंने बोला कि कांग्रेस को वोट आज की डेट में तभी पड़ता है जब वो आखिरी विकल्प है। लेफ्ट के खिलाफ करप्शन के बहुत ज़्यादा एलिगेशंस थे, जो विजयन चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ बहुत एलिगेशंस थे। अब मंदिर में से सोना चोरी हो गया, ये सब चीज़ें लोगों को दिखती हैं। और फिर वहाँ बीजेपी अभी ग्रास रूट्स पर उनका निश्चित तौर पे वोट शेयर बढ़ रहा है। और एक दो चुनाव अभी और लगेंगे भाजपा को आने में। देखिए, जैसे मैंने बोला, भाजपा समर्थक को एक उम्मीद चाहिए होती है कि बीजेपी आ सकती है, तो उनकी देशभक्ति बाहर आ जाती है। अभी मेरे हिसाब से केरला में वो नेतृत्व नहीं मिल पाया है, लेकिन ग्रास रूट्स पे बहुत काम चला है। तो इसलिए कांग्रेस को वोट मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कांग्रेस की सरकार जो भी बनेगी वो करप्शन को ख़त्म करेगी और स्टेट को आगे बढ़ाएगी। और वहाँ वैसे भी ऑल्टरनेट चलता था, तो कांग्रेस का आना सबको दिख ही रहा था। सबसे बड़ा कारण, जैसा मैंने बोला, लेफ्ट की करप्शन। वैसे लेफ्ट अपने आपको बहुत बड़ा आइडियलिस्टिक पार्टी मानती है, बट इतना करप्शन के एलिगेशंस उनको लग गए, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को हिट किया और उन्होंने फिर कांग्रेस को इस बार वोट किया है। और रही बात तमिलनाडु की, तो टीवी के एक एक्स फैक्टर बन के आए हैं, और किसी ने सोचा नहीं था कि टीवी के को फर्स्ट टाइम एंट्री तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में। आपको पता है ADMK AIADMK में ऑल्टरनेट चलता है, बट इस समय टीवी के जो है वो AIADMK की जगह लेती दिख रही है, जो आगे फ्यूचर में मेरे हिसाब से अब TVK और DMK की लड़ाई होने वाली है। क्योंकि AIADMK जयललिता के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल है अपनी ज़मीन को बचाना, और ये और मुश्किल होता जाएगा अगले इलेक्शंस तक। जैसे कि सर इस बार जैसे योगी आदित्यनाथ जो है स्टार प्रचारक रहते हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा, अगर हिंदू धर्म का चेहरा कहे तो इस समय अगर बनकर कोई उभर रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। तो जो उन्होंने बंगाल में प्रचार किया उसका क्या असर देखते हैं? नहीं, जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ, वैसे ही अब बंगाल में बीजेपी को एक स्ट्रांग नेतृत्व देना पड़ेगा। जो मेरे हिसाब से शुभेंदु अधिकारी अगर बनेंगे तो वो एक स्ट्रांग नेतृत्व लाएंगे। और अगर वो योगी मॉडल पे चलते हैं और करप्शन और क्राइम, बेसिकली जो क्राइम है उसको, उस पर अगर सेंध लगाते दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ रहेगा। और परिवर्तन लाने में हमेशा टाइम लगता है। 5 साल एक बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं है। 5 साल की जगह 10 साल 15 साल लगता है अपना एक पूरा विजन इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो धीरे धीरे है, आगे मुसीबतें और मुश्किलें और हैं। चुनाव जीतना भी एक बात है, एंड उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, लोगों की नज़रों में खरे उतरना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा नेतृत्व आएगा, और अगर शुभेंदु अधिकारी जी CM बनेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग आर्म की तरह अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये चीज़ें देखी जाएंगी, वो तो अब आगे बताएगा फ्यूचर। सर क्या कारण है कि जो ममता दीदी की जो 10 उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाले था, उसमें सबसे बड़ा था कि 30,000 करोड़ रुपया जो उन्होंने किसानों के लिए बजट घोषित किया था, और जो महिलाओं के लिए भी समान राशि बढ़ाई थी। उसके बावजूद भी जो है उनको वहाँ पर भारी, बहुत बड़ी एक हार का सामना करना पड़ा। तो क्या कारण मानते हैं आपको? क्या ममता दीदी से लोगों का विश्वास उठ गया? नहीं, देखिए, जो रेवड़ी कहते हैं ना, रेवड़ी बांटना, ठीक है, हर सरकार कुछ ना कुछ सब्सिडी जनता को देती है, लेकिन जनता एक बार सब्सिडी ले करके सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता है। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी
और जो देश में जो चल रहा है वो भी बहुत बड़े मुद्दे होते हैं। बहुत लोग जो हैं जो सब्सिडी का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन वो उनके लिए और मुद्दे भी हैं। उनके लिए देश का मुद्दा भी है, उनके लिए एक अच्छा नेतृत्व भी है, उनके लिए क्राइम और ये सब चीज़ें भी उनके सामने आती हैं, और रोज़गार ये सब भी आता है। सिर्फ आप पैसा, अब एक हर स्टेट की देखिए जीडीपी होती है, एक लिमिट होती है। कोई भी सरकार आकर के कितना फ्री दे देगी, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ये फ्री की पॉलिटिक्स अकेला नहीं चलेगा। आप अच्छा शासन दीजिए, आप क्राइम कंट्रोल कीजिए, उसके साथ आप जनता को आप सब्सिडीज दीजिए, तो ये सब हैंड इन हैंड चलता है। आप सिर्फ उनको दिखा करके कि मैं आपका बस में ट्रैवल फ्री कर दूंगा, मैं आपको इतने पैसा दे दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ क्राइम भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, घुसपैठिए आ रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म जो लोगों को दिख रहा है वो चीज़ें फिर भी तो अफेक्ट करती हैं जनता को। तो इसलिए जनता ने इस बार गंजी की समस्याओं को कैसे देखते हैं? जैसे कि इस समय जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बेरोजगार है लोग, पढ़े लिखे लोग बेरोजगारी अपने रोजगार के लिए भटक रहे हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? ये तो ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन से जो है गुम्मी हो गए हैं मुद्दे, ये तो कहीं दिखते ही नहीं है। कोई भी पार्टी जो इन विषयों पे बात ही नहीं करती है। देखिए बेरोजगारी, आप एक युवा है, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि जो युवाओं की क्या समस्या रहती है जब वो पढ़ लिख कर एक डिग्री लेकर हाथ में घूमते हैं, चाहे वो लॉ की डिग्री हो, चाहे वो डॉक्टर की डिग्री हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे किसी और फील्ड की हो। तो सर कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? क्या उनके जो मुद्दों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? जितने भी हम कहें, चाहे विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो सत्ता दल है, उनको इनके विषय में नहीं सोचना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा जो कारण है बेरोजगारी का वो ये है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज आती हैं, देखिए सरकारी नौकरियां एक लिमिट में होती हैं। सरकारी नौकरियों के ऊपर मुझे नहीं लगता कि रोजगारी के वादे करने चाहिए। जो आपकी बेरोजगारी एड्रेस होगी वो होगी जब आप डेवलपमेंट भी साथ करेंगे। प्राइवेट सेक्टर जितने लोगों को रोजगार दे सकता है, स्टेट आप इतना रोजगार नहीं दे सकता। तो जब आपका क्राइम कम होगा, लोग आकर के वहाँ पर अपने कारोबार खोल सकते हैं, दुकानें खोल सकते हैं, फैक्ट्रियाँ खोल सकते हैं, जहाँ पर कोई क्राइम का खतरा नहीं होगा, तो वहाँ पर अपने आप रोज़गार मिलेगा। आप देखिए अगर एक फैक्ट्री खुलती है तो एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। आपके टैक्सी ड्राइवर्स, आपके जितने आसपास छोटी छोटी दुकानें खुल जाती हैं, आपके गेस्ट हाउसेस खुल जाते हैं, तो ये सब डेवलपमेंट के साथ ही होता है। और इसके साथ आपकी अच्छी सड़कें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और आपका जो स्टेट में भय का माहौल ना हो, ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एक दूसरे को। तो ये सिर्फ सरकारी नौकरियों पे डिपेंडेंट रहने का मतलब, उससे रोज़गार का आंसर नहीं निकलेगा। ये सिर्फ एक डेवलपमेंट, प्राइवेट डेवलपमेंट, जो आपका प्राइवेट कंपनीज को आगे लाना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब कुछ मिल करके ही होगा। सर जैसे कि आपने कहा कि प्राइवेट कंपनियों को आगे लाना, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय जो नई हमारी जो व्यापार नीति आई है, जो हमने अमेरिका के साथ साइन की है, उसके बाद हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कैसे नई इंडस्ट्रीज आगे चलेंगी? देखिए प्राइवेट सेक्टर में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। सरकार, उसका केंद्र सरकार और स्टेट से भी यही उम्मीद रहती है कि वो इफ़ेक्टिव कुछ स्टेप्स उठाते रहें, ताकि देखिए कंपटीशन रहता है। अभी ईरान यूएस का वॉर है, अभी बहुत ज़्यादा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह वो सब भी रुका हुआ है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहना चाहिए, ताकि जैसे ही चीज़ें सुधरें तो वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखिए, प्राइवेट सेक्टर में आप भी हैं, हम भी हैं, थोड़ा ऊपर नीचे तो हमेशा रहता है। ज़िंदगी कभी भी एक तरीके से नहीं चलती, तो इसलिए, लेकिन रोज़गार के ऑप्शंस वो सिर्फ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्राइम कंट्रोल, ये सब चीज़ें अगर रहेंगी, अच्छी पॉलिसीज़ रहेंगी सरकार की, जिसमें टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, अगर वो सब चीज़ें सरकार कंट्रोल करती है, उनको बढ़ावा देती है, आपका एमएसएमईज़ के लिए अच्छे स्टेप्स उठाती है, तो ये सब हैंड इन ग्लव चलता है। और सारी चीज़ें मिल करके फिर एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, ताकि आदमी इन्वेस्ट भी करता है। एक आदमी जो एक बिज़नेस खोलता है, अगर उसको अच्छा